अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बताया कि जब से उन्होंने इंजीनियर साहब के दिफा में बयान दिया है उसके बाद बहुत से लोग मुफ्ती साहब को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि तुम भी गुस्ताख और वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि मुफ्ती साहब ने ये कहकर इंजीनियर साहब का दिफा किया था कि इस केस में इंजीनियर साहब पर 295C के तहत FIR नहीं बनती। और तो और मुफ्ती साहब ने ये भी बताया कि बहुत से देवबंदी उलमाए किराम भी मुफ्ती साहब से ये शिकायत कर रहे हैं कि आपको इंजीनियर साहब का दिफा नहीं करना चाहिए था। है ना, मुझे मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोल के आपको दिखाऊं और मुझे जो धमकियां मिलती हैं उसमें मैं तो FIR कटा सकता हूँ। जो कत्ल की धमकियां अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उसपे जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकियां आई है कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल है, पूरा एक तवील सिलसिला धमकियों का चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पूरा एक तवील सिलसिला चल रहा है और कह रहे तूने इंजीनियर को फेवर किया है। अच्छा, मैंने उसी बयान में जिसमें मैंने पिछले जुमे के बयान में ये कहा था कि 295C का केस नहीं बनता, उसी में मैंने आगे पूरा बयान सुनो, पूरी मैंने डिटेल बताई है कि भाई मैं उस आदमी को फेवर नहीं कर रहा, उसको मैंने फेवर करना होता मैं जेल थोड़ी जाता। पूरी डिटेल मैंने बताई है। तो भाई उसको फेवर नहीं करते, उसकी जो गलती है उसको गलती कहा जाएगा, लेकिन और फिर मैंने ये भी बताया कि 295C का कानून दुरुस्त है, ये कानून तब्दील नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। कितना बैलेंस बयान था। इधर से अलग धमकियां आ रही है कि तू गुस्ताखों को सपोर्ट कर रहा है और अपने वालों से अलग धमकियां आ रही है। अपने वालों से वो धमकियां ये आ रही है कि वो भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम इसको गुस्ताख क्यों नहीं करार दे रहे। तो यार हम तो दोनों तरफ से ही है, अपने देवबंदी भी हमें लताड़ रहे हैं और वो जो दूसरी पार्टी है वो तो वैसे ही लताड़ रही है। हम तो बिल्कुल तन्हा हुए हैं। क्या ख्याल है? तो हमने मशवरा किया, हमने कहा भाई जो हक हो उसको बयान करना चाहिए, बाकी इंजीनियर को सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। उसकी जो बदमाशियां, उसकी जो बदतमीजियां, जो साहबा के बारे में नाज़िफा कलिमात, हम तो सिर्फ 295C के, क्योंकि जब आप किसी को गुस्ताख करार देते हो तो इसका मतलब काफिर करार दे रहे हो। और जब हम फतवा सीखते हैं ना उसमें सबसे पहले ये उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान न कर दे, या ऐसी माज़अल्लाह गुस्ताखी करे जिसमें तौहीन का एक पहलू के अलावा कोई पहलू निकलता ही ना हो, जिसमें पता चले कि इस शख्स की नीयत तौहीन ही की थी और कोई नीयत हो ही नहीं सकती। जब तक 1% की चांस होना उसको गुस्ताखी के फतवे से बचाने का, तो उसको बचाया जाएगा। तभी तो मैंने रेफरेंस दिया था कि आप मुझ पे अगर एतराज करते हो तो आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप दारुल उलूम कुरंगी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस बेस पे इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात की, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना चाहे। बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हूं तो मैंने मीडिया पे बयान डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं असल में खुद भी बेचारा डसा हुआ है ना, खुद भी इल्जाम लग चुका है तो इसलिए फेवर कर रहा है। मेरे भाई आप जब मुझ पे इल्जाम लगा था ना उससे पहले के मेरे बयान सुनो, उसमें भी मैं यही बातें कर रहा था, उस वक्त भी मैं यही कह रहा था कि 295C को खिलवाड़ मत बनाओ। उससे पहले भी मेरे बयान आसिया बीबी वाले केस में और उसके बाद भी जितने हुए उसमें भी मेरा बयान यही था। तो कोई कह रहा है डर गया, कोई कह रहा है गुस्ताखों को फेवर कर रहा है, बोलते रहो भाई हमारे तो जो समझ में आएगा हम करेंगे। डरना होता ना तो ना मैं ये बैलेंस बात ना करता, फिर मैं जो फरीक ज्यादा पावरफुल है उसको फेवर कर रहा होता। फिर नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब को 7 रोजा फिजिकल रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है ताकि इंजीनियर साहब के केस के हवाले से तफसील से तहकीकात की जा सके और 19 सितंबर को 7 रोजा रिमांड खत्म होने के बाद उनको अदालत में पेश किया जा सके। इसी के हवाले से अभी हाल ही में ईओन के असदुल्ला तारिक साहब ने ये फरमाया कि वो उम्मीद करते हैं कि 7 रोजा रिमांड के बाद इंजीनियर साहब को अदालत से बेल मिल जाएगी। अब उस मुकदमे की तहकीक के लिए अपेरेंटली उनको 7 दिन जिस्मानी रिमांड पे दे दिया। पहले वो झेलम में होते हैं, फिर उनको हाफिजाबाद शिफ्ट किया जाता है, फिर रावलपिंडी प्रेजेंट किया जाता है और अब उनको FIA की रिमांड में दे दी। हमारा मुआशरा ईसाइयों के अकायद बयान करने के ऊपर एक बंदे को 295C के तहत जेल कर सकता है, रिमांड पे भेज सकता है, लेकिन उस मुआशरे को इतनी अकल नहीं हो रही, उन जुडिशरी को इतनी अकल नहीं हो रही, उस FIA को इतनी अकल नहीं हो रही कि ये केस फर्जी और बोगस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब एजेएम मौलवी मिर्जा साहब 7 दिन बाद रिमांड पे पेश किए जाएंगे तो जज उनको जुडिशल करके उनकी बेल होने देगा। ना वो फ्लाइट रिस्क हैं, ना वो कहीं भाग रहे हैं, ना आज तक वो किसी मुकदमे से अल्हम्दुलिल्लाह भागे हैं। उन्होंने सारे मुकदमे अपने फेस किए हैं, करंटली फेस कर रहे हैं, ये भी वो फेस कर लेंगे। उनमें पहले भी जब इसमें का मुकदमा हुआ था तो कोर्ट से खारिज हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ इस तरह के बंदे को टारगेट किया जाए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर इंजीनियर साहब के केस के हवाले से ये फतवा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि किसी फॉरेन कंट्री की दारुल इफ्ता ने बाकायदा ये फतवा जारी किया कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के कुफरिया अकायद को बयान करता है तो उस कुफरिया अकायद को बयान करने की वजह से वो काफिर नहीं हो जाता। और इंजीनियर साहब पर भी यही एतराज है कि इंजीनियर साहब ने ईसाइयों के कुफरिया अकीदे को बयान किया है और यही बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी फरमाई थी कि अगर
अगर पाकिस्तान के किसी मजहबी इदारे से भी फतवा लिया जाएगा तो वो इंजीनियर साहब को इस केस में गुस्ताख डिक्लेयर नहीं करेंगे। इंजीनियर साहब के इसी केस के हवाले से अभी हाल ही में फिर से साहिल अदीम साहब ने गुफ्तगू फरमाते हुए फरमाया कि उलमाए किराम का इंजीनियर साहब के खिलाफ केस इतना कमजोर है कि अगर कोई ईमानदार जज होगा और उस पर प्रेशर न हो तो वो पहली फुर्सत में ही इस केस को फारिग कर देगा। और मजीद ये कि साहिल अदीम साहब ने ये भी फरमाया कि उन्होंने बाकायदा जेहलम एकेडमी कॉल करके ये भी कहा कि इंजीनियर साहब के केस के मुतालिक अगर कोई सेशन करना है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, तो इस वक्त 295C का मुकदमा उनके ऊपर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं अल्लाह ताला उनको आसानियां दे, मैं पूरी तरीके से क्योंकि इतना वीक मुकदमा है कि अगर कोई जज 2 नंबर ना हुआ या शदीद किस्म का बहुत ही डरपोक घराने से ना हुआ तो वो पहले नीचे के कोर्ट में रिजेक्ट कर देगा कि सेंस ही नहीं बनती इस मुकदमे में। अल्लाह ताला उनको उस जगह पे आसानियां दे जहाँ पे बाकी के ख्याल उनके खिलाफ कोई हरकत ना कर बैठे। लीगली कोई मेरा नहीं ख्याल कोई केस ही नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मिर्जा साहब को जज ने पहले लोकल कोर्ट में आउट कर देना। ऐसे तो क्रॉस पर से हो जाने चाहिए थे अब तक उनके लाखों स्टूडेंट्स जो कहते हैं। स्पेशली मैंने तो सबसे पहले कॉल की थी उनकी एकेडमी में कि मैं आके जेल में करता हूँ सेशन, इनके बाप का मुल्क है, यू थिंक यू कैन बुली अस। मैं इस्लाम का मुबल्लिग हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा हूँ, मैं सैयद हूँ, आके मुझे करके दिखाओ टेरराइज। यहाँ पे तुम्हारे डैडी का मुल्क नहीं है, शुक्र करो मुसलमान भी है। मुझे तो गुस्सा तब आता है जब एक मुसलमान को पकड़ के, दीन के दाई को पकड़ के उसके ऊपर तौहीद रिसालत का फतवा लगाते हो। तुम समझते हो कि 295C और वो फतवे की कोई वैल्यू रह जाएगी उसके बाद? मुझे उससे उस पुलिस वाले पे गुस्सा है कि तुमने उस कानून को वीक कर दिया। अब कानून के दुश्मन इतने पहले से खिलाफ बैठे हुए थे इस कानून के खिलाफ, अब उनको भाना दे दिए। अब देखना हर मोहल्ले से, हर शहर से 295C हुआ करेगी और अब मैं और आप भी सर पकड़ के बैठे होंगे, लोग हंस रहे हुआ करेंगे, जोक बना लेंगे इस कानून का भी। देखना आप, ज्यादा टाइम नहीं मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ। अल्लाह को पता है फ्यूचर का, मुझे थोड़ी पता है। पैटर्न ये बता रहा है, आवाम क्या तो दे दिया हमने सारा काम, तो फिर क्या होगा? मजाक बन जाएगा, मजाक बनेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है किस कानून की बात हो रही है? उस बंदे की पिटाई होनी चाहिए अपने मदरसे के अंदर, जिसने पहले दफा आइडिया दिया होगा कि हम इसके खिलाफ क्यों ना ये वाला मुकदमा कर दें। इतने बड़े आलिम थे, इनकी इतनी फरासत नहीं थी कि तो दीन का इस्तेमाल करेगा आप अपने गुस्से उतारने के लिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को पता होगा कि बहुत से यूट्यूबर सोशल मीडिया पर हसन इलियास साहब को और जावेद अहमद गामदी साहब को चैलेंज करते हैं कि वो उनके लाइव सेशंस में आकर डिबेट करें। आखिरकार उन्हीं तमाम चैलेंजेस के हवाले से अभी हाल ही में हसन इलियास साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और उनके चैलेंज का जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। जी, आप अगर हरीश सुल्तान के साथ बैठ गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अफजल राजा के साथ भी बैठे हैं। अगर इसके ऊपर आप ना भी जवाब दे तो कोई मसला नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी, मैं आपसे एक चीज अर्ज करता हूँ, जिन साहब का आपने नाम लिया, क्योंकि वो बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये दावा करते हैं, दावत देते हैं कि आए हमसे बात नहीं करते। मैं जाती तौर पर दर्जनों दफा उनसे बात कर चुका हूँ, बराह रास्त बात कर चुका हूँ, अपना नुक्ता नजर, अपना इस्तेदलाल उनकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ जब कभी मौका मिलता है, बगैर किसी तरद्दुद के। यहाँ तक कि हम पर उस तरह के इल्जामात लगाए गए जिसके लिए हमें उस भाई की आखिरत की फिक्र होती है कि अल्लाह की अदालत में वो क्या जवाब देगा बतौर मुसलमान के, कि फला फला का एजेंट है और RCM और अला और भला। लेकिन मेरे लिए इसमें कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं है। ये यहाँ पर भाई अबरार मौजूद हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं 20 दफा इनके तवस्सुत से बराह रास्त इनसे नंबर लेके, क्योंकि मेरे लिए इस जमीन पे जो इंसान बैठा हुआ है वो मेरा भाई है, खैरखा है, बराबर है। और अगर वो कलमा गो है तो उससे तो एक और अखुवत का रिश्ता आगे बन जाता है। तो किसी शख्स से कोई नफरत, मुखासमत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं है। मैंने 20 दफा उनसे बात की है, उनको अपनी राय पहुंचाई और मैंने उनको बताया है कि मेरा और आपका सोचने का जो मिनहाज है वो मुख्तलिफ है। आप अगर इस मिनहाज को समझना चाहते हैं, मैं बराह रास्त घंटे देने को तैयार हूँ आपको, आप मुझसे बात करें। ये जो आप फरमाते हैं कि आप फला जगह पर आए और हमारे सामने बैठे, तो ये जो आपका नुक्ता नजर है ये मुनाजरे की दावत है। इस फजा के अंदर कभी भी तबादला ख्यालात नहीं होता। मैं तो हर वक्त इस पर तैयार हूँ। आपने हारिस सुल्तान साहब से मेरी गुफ्तगू सुनी, मैंने उलमा के साथ भी मुकालमा किया है। मैं हर जगह पे आज इससे करता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी गलती हो सकती है, मैं अपनी राय बयान कर रहा हूँ। अगर इस जगह पर वो भी आ जाए और आकर शाइस्तगी के साथ इस चीज को जेर बहस लाए कि जी 2 जाविये नजर है, एक हमारा नुक्ता नजर है, हम इसको इस तरह देखते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स चीजों की तखयलात की कारपरदाजी से ताने बाने मिलाए, कहे जी फला फला के एजेंट हैं, फला फला के साथ काम कर रहे हैं, फला फला तंजीम का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, तो ये तो नियत और मुहर्रिकात को जानना है। और अगर आपके पास बगैर इल्म ये काम करते हैं तो कुरान मजीद कहता है ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज के बारे में इल्म नहीं है उस पर गुफ्तगू ना करो। तो हमारी दीन हमें दावत देता है कि हम उनको ये मार्जन दें कि वो जहालत यहाँ पे अदम वाक़फ़ियत के माने में है, वो हमसे वाकिफ नहीं है। तो अगर कोई शख्स इस सतह पर आकर प्रोपेगेंडा करता है, लोगों में हमारे तबके को, नुक्ता नजर को मुतबाइश करने की कोशिश करता है, तो ये दीन का मुतालबा है कि आप उसको नजरअंदाज करें।
تو ہم نظر انداز کرتے ہیں. مکالمے سے کبھی مفر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ ہو, ہمارے پاس روزانہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آمادہ ہیں, لیکن اگر کوئی شخص تنا تنی کی فضا میں, مناظرے کی فضا میں یہ دعویٰ کر کے, آپ یہ دیکھیے جب انہوں نے گفتگو کی عارف سلطان صاحب نے, انہوں نے گفتگو سے پہلے اپنی گفتگو کرنے کا محرک خود فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈالا کہ میں گفتگو کیوں کرنے جا رہا ہوں, اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک مذہبی عالم سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ اس توقع میں مت رہیے گا کہ میں مناظرہ کر کے ان کو نیچے دکھاؤں گا. یہ ان کے الفاظ تھے وہاں پہ. تو ایک شخص اگر اس سطح پر آ کر بات کرتا ہے, وہ ملحد بھی ہے, اس سے بات کرنے پہ تیار ہے, لیکن آپ بہت راسخ العقیدہ مومن ہیں, آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا انداز تخاطب دوسروں کی تحقیر کا ہے, دوسروں کی تنقید کا ہے, دوسروں کی یکجوئی کا ہے, اور ان پر اتہامات اور جھوٹے بہتان لگانے کا ہے. تو ایسے کسی شخص کی آرزو قیامت تک پوری نہیں کروں گا میں کہ میں اس کے روبرو بیٹھ کے اس کی بات سننے کو بھی گوارا کروں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پیر بری امام صاحب نے ایک دفعہ پھر سے انجینئر صاحب کے دفاع میں سامنے آ کر یہ کہا کہ علماء کرام نے اس وجہ سے انجینئر صاحب کے خلاف کیس نہیں کیا کہ انہوں نے گستاخی کی تھی, بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا تھا. میں اس کا ناقد ضرور ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ مسئلہ دائیں کا ہو اور آپ بائیں کی رکھے ماریں. اگر مسئلہ بائیں کا ہے تو بائیں کی رکھے ماریں آپ, ٹھیک ہے. آپ اسے اولیاء اللہ کے معاملے میں, دیگر معاملات میں, جو اصل معاملہ میں جو اس کو سمجھوں جس وجہ سے اس کے خلاف زیادہ ایک مہم کی گئی, اس نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا, اس نے بنو امیہ کے مظالم کو ایکسپوز کیا. اس نے بتایا لوگ ذرا ڈر ڈر کے نام لے رہے تھے کہ ہمارے مجمع ناکام ہو جائیں. پیر خانے بھی اس میں شامل تھے, مساجد بھی شامل تھیں, دیگر لوگ بھی شامل تھے کہ یار اگر ہم نے کیا تو یہ تو فلاں کیٹیگری میں کہہ کہ یہ اسے نہ جاؤ تو ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی. اس نے ان روٹیوں کا خیال نہیں رکھا, اور اس نے ایسے کیا, اس نے پورے طریقے سے تاریخ کو اٹھا کے ایکسپوز کر کے یہ فلاں 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 واقعہ ہوا تھا. امام اسلام کے اوپر قدغن لگایا گیا کہ آپ ساریاں ووٹ کرتے تھے, اس روایت کو پیش کیا گیا. اس نے اپنے پروگرام میں کہا کہ اس پوری روایت کو لیں, کہ پھر اس پوری روایت میں اس شخص کا نام لکھا ہوا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کس نے کیا زید دلوا کر. تو اس ٹائم وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. تو اس نے کہا پھر آدھی کو کیوں لے رہے ہیں, آدھی ایسے ہی ہوگی. اب جب اسے ایسی چیزیں کر دیں تو جو حقیقت